जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है रिमूवल ऑफ जज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट देख लिया कि किस प्रकार से अपॉइंट किए जाते हैं, किस प्रकार से ओथ सेरेमनी होता है, सब समारोह होता है, किस प्रकार से प्रेसिडेंट जो है आफ्टर कंसल्टेशन विद द सीजीआई उनकी नियुक्ति करते हैं। अब देखेंगे कि आखिर उन्हें इम्पीचमेंट मोशन के जरिए या फिर वह क्या विधि है, क्या प्रोसीड्यूर्स है जिससे कि एक न्यायाधीश को हटाया जा सकता है उनके पद से। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के जज को किस प्रकार से उनके पद से बर्खास्त किया जाता है। ऐसे तो वो 65 ईयर्स तक जो है अपने पद पर बने रह सकते हैं, उसे कोई हटा नहीं सकता जब तक कि वो फ्री एंड फेयर जो है अपना न्याय व्यवस्था जो है कह सकते हैं ना कि संविधान संगत कानून के अनुसार वो जजमेंट दे रहे हैं तो ठीक है। लेकिन व्यक्ति होता है भाई, कोई भी व्यक्ति होता है, घूस ले सकता है कोई भी। जैसे बहुत सारे ऑफिसर जो है पकड़े जाते हैं तो व्यक्ति का कभी भी मन बचल सकता है, वो घूस ले सकता है, कोई कह सकते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो सकता है, मतलब एक प्रकार से कोई मिसकंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस परिस्थिति में जो है उनको रिमूव किया जाता है। रिमूव करने का सिर्फ यही है, टर्म लिखा हुआ है यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। अब मिसबिहेवियर मतलब क्या होता है, देखते हो अब कि कभी कभी क्लास में आप सुनते दोस्तों के साथ, यार तुम मेरे साथ मिसबिहेव मत करो। बिहेव मतलब होता है उसका बिहेवियर, और मिसबिहेव मतलब अनुचित व्यवहार। ठीक है, मतलब उसका व्यवहार जो है अनुचित है। अब इस अनुचित और इन कैपेसिटी को, इस टर्म का जो है ना डेफिनेशन बहुत इलैबोरेट, मतलब एक प्रकार से इसका इंटरप्रिटेशन बहुत चीज़ों के द्वारा किया जाता है मिसबिहेव। तो एक प्रकार से जो है ये एक प्रकार से ये जो टर्म है, जुडिशियल टर्म है, इसका इंटरप्रिटेशन लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। बस हम यहाँ यह जानने का प्रयास करें, जैसे होता है ना कि अब सारे लोग तो राजा हरिश्चंद्र हैं नहीं कि हमेशा सत्य ही बोलते होंगे, मतलब आज तक किसी ने घूस नहीं लिया होगा। मतलब हो सकता है कि अगर भविष्य में लेता हुआ कोई जज पकड़ा गया, अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया, तो प्रावधान इसीलिए किए गए हैं कि इन फ्यूचर जैसे अब कोई पेनल्टी या कोई कानून बनता है कि कोई ऐसा किसी का मर्डर कर देता है, किसी का क्राइम करता है, तो इन डेट केस उसे यह सजा दी जाएगी। तो एक प्रकार से वही है कि अगर कोई ऐसे मिसबिहेव या इनकैपेसिटी में पाए जाते हैं तो उन्हें हटाया भी जा सकता है। हालांकि अभी तक ये भारत में कह सकते हैं अपवाद है कि किसी भी एक जज को अभी तक इम्पीच नहीं किया गया। देखिए, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा ही इनकी नियुक्ति होती है और प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाई भी जाएंगी। लेकिन प्रेसिडेंट एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट भी अपने मनमाने तरीके से नहीं कहेगी कि भाई, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कहेगी कि आप हमारे फेवर में फैसला नहीं सुना है, चलो हम तुमको हटा देते हैं। नहीं, अगर ऐसा होने लगे तो वो कह सकते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवहेलना होगी। एक प्रकार से वहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय की फिर हम आशा नहीं कर सकते। संविधान के अनुसार कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं ताकि जैसे अब देखो सरकारें भी, अब मान लो कोई ऐसी सरकार आती है इंदिरा गांधी की तरह बोल दे कि भाई अगर मतलब होता है ना, मतलब इमरजेंसी लगा दिया, तो मतलब होता है कि अगर आप हमारे पक्ष में फैसला नहीं सुनाएंगे तो आपको हम हटा देंगे। अगर ऐसी परिस्थिति है, ऐसी नौबत आती है, तो वहाँ लोकतंत्र है ही नहीं, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ है ही नहीं। रूल ऑफ लॉ कहती है कि आप एक जज को फ्री एंड फेयर, जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो आईपीसी में जितनी भी धाराएं हैं या फिर जो रूल ऑफ प्रोसीड्यूर्स है उस अनुसार, मतलब विधि के द्वारा जो है न्याय सुनाना। ऐसा नहीं कि कोई जैसे, तो फिर राज्य व्यवस्था होती है, जो पहले राज्य तंत्र होता था कि राजे महाराजे होते थे, वो जो कह दिया वही नियम है, तो फिर उसमें और लोकतंत्र में क्या अंतर रह जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये तो हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट आए और अपने मनमाने तरीके से अगर जज को बोल दिया कि आप हमारे फेवर में मतलब जस्टिस दें, अगर नहीं देंगे तो हम आपको रिमूव कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। मतलब इनके मतलब अगर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस करते हुए पाए जाते हैं, कोई मिसबिहेव करते हुए पाए जाते हैं तो रिमूव किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है। लेकिन इसकी एक प्रोसीड्यूर्स है, उसके बारे में जानेंगे। इसके एक कह सकते हैं विधि का पालन करना होता है कि आखिर जज को कैसे रिमूव किया जाता है, ये देखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने टर्म को पढ़ लिया कि कौन ग्राउंड पे नहीं रिमूव किया जाता है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर। ठीक है, तो रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट
2/3 ऑफ द मेजोरिटी। ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई सरकार जो है अपने मन से अगर जो चाह लिया तो उसको रिमूव कर देगा, नहीं। पार्लियामेंट मतलब होता है 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में पूर्ण बहुमत के साथ पूरे के पूरे कह सकते हैं कि 2/3 मेजोरिटी के साथ, स्पेशल मेजोरिटी के साथ इसको, इनके रिमूवल के, इम्पीचमेंट को और मोशन को पारित करना होता है। तो इतना आसान भी नहीं है, और ये सरकार नहीं कर सकती, यह पार्लियामेंट करेगी, पार्लियामेंट इन्हें रिमूव करेगी। सरकार का भी अधिकार क्षेत्र, सरकार जो है मेजोरिटी में होती है दोनों हाउस में, लेकिन 2/3 ऑफ मेजोरिटी चाहिए, जो कि आसान नहीं होता हमेशा। दूसरी बात है, देखिए एक जज इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 है, ठीक है। इसमें 7 पॉइंट दिए गए हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968, 1968 में जज इंक्वायरी एक्ट आया था, ठीक है, जिसके अंतर्गत प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, जब भी हम कोई सर्वोच्च न्यायालय या कोई न्यायाधीश को हम इम्पीच करने का प्रयास करेंगे, जब उन्हें उनके पद से हटाने या बर्खास्त करने का प्रयास करेंगे, तो इन विधियों को या इन प्रोसीड्यूर्स को हमें पालन करना होगा। इज दैट क्लियर? देखिए, सबसे पहला है कि साइंड बाय 100 मेंबर इन लोकसभा एंड 50 मेंबर इन राज्यसभा। जब भी हम जज के इम्पीचमेंट मोशन को पार्लियामेंट में इनिशिएट करने का प्रयास करेंगे, पार्लियामेंट में उसे हम टेबल करने का प्रयास करेंगे, तो सर्वप्रथम हमें जो है कम से कम लोकसभा में 100 जो सदस्य होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब सांसद, उनसे हमें हस्ताक्षर कराना होगा। इसके बाद अगर हम राज्यसभा में इनिशिएट करते हैं तो कम से कम 50 मेंबर का, मतलब उसमें साइन चाहिए, तब आप इस इम्पीचमेंट प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। अभी इम्पीचमेंट हुआ नहीं, बस अब इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप स्पीकर जो लोकसभा में होते हैं और चेयरमैन जो राज्यसभा में होते हैं, वहाँ आप कह सकते हैं कि देखिए हमारे पास 100 मेंबर का और राज्यसभा 50 मेंबर का हस्ताक्षर है, हम जो है इस जज को के खिलाफ जो हम इसे इम्पीच करना चाहते हैं, इसे हम रिमूव करना चाहते हैं। पहली तो ये चीज़ है कि आप जो है स्पीकर के पास या चेयरमैन राज्यसभा के पास आप देंगे। दूसरा, स्पीकर एंड चेयरमैन मे एडमिट द मोशन और रिफ्यूज इट। देखिए, स्पीकर और चेयरमैन का यह अधिकार है, और उसकी भी अपनी कह सकते हैं ना कि एक डिस्क्रिप्शन पावर है, कह सकते हैं विवेक का अधिकार, एक प्रकार से कहते हैं कि जो अपने विवेक के अनुसार फैसला लेते हैं। तो स्पीकर भी देखते हैं कि क्या हम इस मोशन को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट कर दें, और उनके ऊपर कोई बाइंडिंग भी नहीं है कि 100 मेंबर और 50 मेंबर ने कह दिया तो आपको करना होगा, नहीं। उनका वो अधिकार है, वो चाहेंगे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहे तो उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तीसरा पॉइंट कहता है कि स्पीकर कंस्टिट्यूट 3 मेंबर कमिटी। इसके बाद अगर स्पीकर को लगता है कि चलो 100 मेंबर कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे होंगे, चलो हम इसे स्वीकार कर लेते हैं, मतलब मान लो कर भी लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि इम्पीचमेंट मोशन यहीं प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद स्पीकर जो है एक कमीशन और एक छोटा कमिटी का गठन करते हैं, जिसमें कि 3 मेंबर की कमिटी होती है, जिसके बाद जो है उसके में जो है अगर कोई जज को हटाना होता है तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल कर लेते हैं, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना होता है तो कोई अदर जज को सुप्रीम कोर्ट के शामिल कर लेते हैं। एक मेंबर हो गया। दूसरा है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के किसी एक मेंबर को ले लेते हैं। और तीसरा है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, जो न्याय विधान या जूरिस्ट के मामले में एक बहुत बड़े और शिष्ट व्यक्ति या फिर न्याय के बहुत बड़े जानकार जूरिस्ट मेंबर को जो लगता है स्पीकर को कि वो फिट होंगे, तो ऐसे 3 सदस्यों की एक कमेटी बैठाई जाती है, ताकि वह इसकी जांच पड़ताल करे, इसकी इंक्वायरी करे कि जो जज के ऊपर इम्पीचमेंट के एलिगेशन और इम्पीचमेंट मोशन जिस जज के अगेंस्ट में इस लोकसभा या राज्यसभा में प्रारंभ होने वाला है, उसके बारे में पूरी जानकारी मतलब हासिल करे, और वह कमेटी उस जज के बारे में क्या देखती है, क्या वह कमेटी यह पाती है कि वह जज जो है गिल्टी है, दोषी है या निर्दोष है। तो कमेटी जब अपना फैसला देगी, उसके बाद देखिए, इफ कमेटी फाइंड्स जज टू बी गिल्टी, अगर कमेटी को यह लगता है कि नहीं यह जज सही में करप्ट है या सही में दोषी है, इन दैट केस हाउस कैन टेक अप द कंसिडरेशन, और इसके बाद फिर लोकसभा या राज्यसभा जहां से वह बिल टेबल हुआ था, एक प्रकार से जहां से कह सकते हैं इम्पीचमेंट मोशन टेबल हुआ था, उस हाउस उसके बाद
उसे इम्पीचमेंट प्रोसीड्यूर्स में आगे बढ़ाएगी। अभी इम्पीचमेंट भी नहीं हुआ है, अभी बस वो प्रोसीड्यूर्स आगे बढ़ेगा। और इसके बाद जो है मोशन पास्ड बाय बोथ द हाउस एंड स्पेशल मेजोरिटी विद द स्पेशल मेजोरिटी। अभी तो बस मतलब स्पीकर ने अप्रूव किया, कमिटी का रिपोर्ट आया, उसके बाद मोशन मूव होगा और वो मोशन 2/3 बहुमत के साथ पारित होना चाहिए लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में। तो इतना आसान नहीं होता है किसी जज को इम्पीच करना, और कोई भी सरकार मनमानी नहीं कर सकती कि चलो तुम हमारे हक में फैसला नहीं से, चलो हम तुम्हें इम्पीच कर देते। नहीं, ये सब ऐसे प्रावधान इसलिए किए जाते हैं ताकि जो न्याय व्यवस्था है उसकी स्वायत्तता और उसकी स्वतंत्रता बरकरार रख सके, और तभी वह फ्री एंड फेयर बिना किसी भय के, बिना किसी डर के जो है अपने जजमेंट को सुना सके। लेकिन साथ साथ संविधान यह भी प्रावधान करती है कि अगर किसी भी परिस्थितियों में कोई मिसबिहेव या इनकैपेसिटी किसी जज का बिहेवियर से लगता है कि वो करप्ट है, घूस लेते पकड़े गए, या कोई ऐसे कोई मिसबिहेवियर, कोई कह सकते हैं कि इस प्रकार का उनका बिहेवियर, उनका एक व्यवहार है जो कि एक न्यायाधीश का नहीं होना चाहिए, उस परिस्थिति में संविधान संगत जो प्रावधान और प्रोसीड्यूर्स दिए गए हैं उसके अनुसार उन्हें इम्पीचमेंट का भी विधान दिया गया है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट पास एन ऑर्डर ऑफ रिमूवल, प्रेसिडेंट फिर जो है उसके रिमूवल का ऑर्डर पास कर देगी, क्योंकि दोनों सदनों में अगर 2/3 बहुमत से पारित हो गया है, स्पेशल मेजोरिटी से पारित हुआ है, तो संविधान और पार्लियामेंट के अनुसार जो पार्लियामेंट है वह बिल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करता है और बिल ऑफ द पीपल के अगेंस्ट कोई भी नहीं है। इज दैट क्लियर? नाउ एक एग्जांपल देते हैं। वी रामास्वामी इन 1991 टू 1993। वी रामास्वामी एक जज थे जिन्हें इम्पीचमेंट का मोशन जो है इनके खिलाफ पारित हुआ। कमिटी भी गठित की गई। कमिटी इन्हें दोषी भी पाई, लेकिन यह इम्पीच नहीं हो पाए क्योंकि कांग्रेस ने वोट डालने से, मतलब वोट जब वोटिंग हो रहा था तो वो एब्सेंट हो गई, और क्योंकि उस वक्त कांग्रेस मेजोरिटी में थी, एक प्रकार से कह सकते हैं, एक प्रकार से मेजोरिटी ने, फिर भी मतलब 2/3 बहुमत लाना इतना आसान नहीं होता है दोनों सदनों में भी। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ लोकसभा में पारित हो गया तो इम्पीचमेंट, नहीं, आपको राज्यसभा में भी पारित करना होगा 2/3 बहुमत के साथ। तो स्पेशल मेजोरिटी के साथ किसी जज को इम्पीच करना, दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी। ठीक है, तो कांग्रेस उससे अपने आप से को कह सकते हैं ना कि एब्सेंट हो रहती है, तो वो इम्पीच नहीं हो पाते, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी अभी तक मतलब अभी वर्तमान समय तक, भविष्य में क्या होगा वो राम जाने, बट टिल नाउ अभी तक कोई भी एक ऐसे भी जज नहीं है जिन्हें इम्पीच किया गया हो। ठीक है, तो ये इसलिए भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि इनकी जो कह सकते हैं कि न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए, स्वायत्त रखने के लिए जो ऐसा विधान किया गया है ताकि वो स्वतंत्र पूर्वक जो है अपने फैसले को सुना सके। लेकिन समय और परिस्थितियां कभी कभी ऐसी होती हैं कि सारे लोग जो है राजा हरिश्चंद्र नहीं होते, कुछ करप्ट भी होते हैं। ठीक है, आखिर वो भी तो मनुष्य हैं, उनका भी जो है मन डोलता है, मतलब धन के, वैभव, यश, मान, कीर्ति, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। उसको देखते हुए खैर हो सकता है भविष्य में ऐसी परिस्थिति आए तो उन्हें इम्पीच भी किया जा सकता है। तो संविधान में हर चीज़ का प्रावधान जो है दिया गया है। तो दीज आर द बेसिक प्रोसीड्यूर्स अंडर जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968, हाउ वी कैन रिमूव अ जज बाय इम्पीचमेंट मोशन थ्रू द पार्लियामेंट, एंड इसके बाद जो है प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डर और रिमूवल ऑफ द जज। इज दैट क्लियर? पूरे के पूरे मैंने एज इट इज, जैसा लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत में बताया गया है, उसी के अनुसार हम यहाँ समरी प्रोवाइड किए और अपने अनुसार उसे अपने शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया। So that's all. Thank you once again. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. You may give advice or suggestion in the comment box. Thank you once again. Have a great day.